जब हमारी पेट्रोलिंग पुलिस कार उस हवेली के पास पहुंची तो फिर मुझे भी वो महसूस हुआ जैसा लोग बताते हैं। उस हवेली के आसपास एक कालापन सा था, एक अंधेरा जो कि अपने आप में ही समाये हुए था। मेरा पार्टनर मेरी ओर देखकर बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? तो इस पर मैंने कहा, नहीं नहीं, डर कैसा, चलो देख कर आते हैं। लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ के आसपास से कुछ सड़ी हुई सी बदबू आ रही है, जैसे कोई सड़ जाता है या फिर कोई जंगली जानवर मरकर शायद पड़ा होगा, पता नहीं, चलो देख कर आते हैं। उसके बाद मैं और मेरा पार्टनर गाड़ी से बाहर निकले और उस हवेली की ओर चल दिए। अब तक रात हो चुकी थी, आसपास के लोग सब लोग सो चुके थे। हम लोग उस हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे। जर्जर हो चुकी वो हवेली और उसका दरवाज़ा भी अब टूट फूट चुका था। जैसे तैसे करके हमने दरवाजे को थोड़ा सा सरकाया और फिर हम लोग अंदर पहुंचे। अंदर से भी वो हवेली बिल्कुल सुनसान और अंधेरे में डूबी हुई थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले पड़े हुए थे। मुझे भी वो गंध महसूस हुई, जैसे मांस सड़ जाता है, बिल्कुल वैसी ही गंध। ये साइन ये अच्छा नहीं था। मैंने अपने पार्टनर की ओर देखा तो वो अपने नाक पर हाथ रखे हुए था और टॉर्च से इधर उधर देख रहा था। मैंने भी वैसा ही किया और हम लोग उस बदबू की ओर बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाते ही हमने जो देखा वो देखने की हमने उम्मीद नहीं की थी। वहीं पास ही में एक बड़े से झूमर से रस्सी के सहारे एक लाश लटकी हुई थी। वो लाश आधी सड़ चुकी थी, मगर देखने से पता चल रहा था कि वो किसी आदमी की लाश है। हमने जैसे तैसे उस लाश को नीचे उतारा। लाश के पॉकेट में एक कागज की पर्ची थी। मैंने उस कागज की पर्ची को उठाया और उसे खोला तो वो एक सुसाइड नोट था। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। जिंदगी बहुत से खेल दिखलाती है। कुछ खट्टी मीठी यादें दिल के किसी कोने में दफन हो जाती हैं और कुछ सदा सदा के लिए दिलो दिमाग में घर कर जाती है। मैं रमन बिहार के एक छोटे से गांव पकड़ी का निवासी हूँ। संपत्ति के नाम पर एक पुश्तैनी हवेली है, जिसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था देखकर सहज ही किसी भूतिया महल की कल्पना की जा सकती है। पिताजी के ज़माने तक हवेली अपने पूरे शान शौकत से खड़ी थी, पर जैसा कि होता आया है, ज़मींदारों की ज़मींदारी ने उनके बच्चों से उनका भविष्य ही छीन लिया। मैं भी रईस जमींदार का इकलौता वारिस, जिद्दी, बददिमाग, गुस्सैल और लापरवाह ही रहा। पर पास में अंकुट संपत्ति तो पढ़ लिख कर भी क्या किया जा सकता था। बाप दादाओं ने इतना अरज दिया कि 7 निकम्मी पुश्तें भी बैठ कर खाएं तो कम ना पड़े। पर कहा जाता है ना कि समय बड़ा बलवान होता है। अंग्रेज जाते जाते ज़मींदारी भी ले गए। ज़मींदारों के सताए मोहताए ने रातों रात तख्त पलट दिया और हम जैसे नवाब आसमान से सीधे ज़मीन पर आ गिरे। बचपन से ही बस एक ही चीज़ थी जिसने मुझे डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था, और वो थी अमावस की काली रात। इस रात ने मुझसे बहुत कुछ छीना। आज भी मुझे वो अमावस की काली रात भूलती नहीं। जब मैं 7 साल का था, कार्तिक का महीना था, हल्की गुलाबी ठंड थी। अपनी बचकानी शैतानियों के साथ मैं हवेली में अपनी परी के साथ
छुपम छुपाई खेल रहा था। परी मेरी छोटी बहन, 5 साल की वो खूबसूरत सी परी मेरे हर शैतानियों की राजदार थी। मैं छुपा हुआ था और वो मुझे ढूंढ रहे थे। भैया भैया की आवाज़ मुझे धीरे धीरे अपने नज़दीक आती सुनाई दे रहे थे। उसके नन्हे नन्हे पैरों में पहनी हुई पायल, वो मधुर आवाज़ मुझे अपनी ओर आती प्रतीत हो रहे थे। मैं छिपता हुआ परछत्ते की ओर भागा। वो पायल की आवाज़ भी मेरे पीछे पीछे भागी। अब मैं छज्जे पर था। अमावस की कालिमा चारों ओर व्याप्त थे। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ भी ना सूझे। हवेली के पीछे बसे जंगलों से जानवरों की अजीब अजीब आवाज़ें आ रहे थे। पर मैं निडर बना वहीं खाली पड़े एक ड्रम के पीछे छिप गया। परी मुझे ढूंढते हुए परछत्ते पर आ चुके थे। भैया भैया की आवाज़ अब भी मुझे सुनाई दे रहे थे। तभी अचानक से चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मुझे भी बेचैनी होने लगी। मैंने अपने सर को हल्का सा ड्रम के बाहर निकाला और जो दिखा वो बड़े बड़ों को होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मेरी परी ज़मीन में कुछ 10 फीट ऊपर जुगनुओं से घिरे हुए थे, जिसके प्रकाश में सब कुछ देख पा रहा था मैं। मेरी परी का सिर कटकर एक दिशा में लटक रहा था और वो काला साया उसके कटे हुए गले पर अपना मुंह लगाए मेरी परी का खून पी रहा था। मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया था। वो निकल ही नहीं रहे थे। हाथ पैर सब कुछ सुन्न पड़ गया था। पूरी शक्ति लगा ली। सर्दी की इस रात में भी नख से शिक तक पसीने से तरबतर हो गया मैं, पर आवाज़ नहीं निकली। जाने कितनी देर तक मैं उस भयानक मंजर को देखता ही रहा और फिर वहीं ढेर हो गया। सुबह बिस्तर पर मेरी बेहोशी टूटी तो घर में कोहराम मचा हुआ था। परी की मौत के सदमे ने मुझसे मेरी माँ भी छीन ली। वो क्या था कोई नहीं जान पाया, पर उसके बाद के 3 साल परिवार से किसी भी रूप में जुड़े लोगों के लिए काल बन गए। अमावस की काली रात और उस काले साए ने एक एक कर सभी को अपना ग्रास बना लिया। परिवार की वंशावली में सिर्फ मैं और मेरे पिताजी ही बचे हैं। क्यों, किसी को नहीं पता। जिस भी बाबा पंडित या मौलवी ने इसमें हस्तक्षेप की कोशिश की, उन्होंने ना जाने अपने कितने ही गर्दन कटवा लिए हैं। समय अपनी रफ्तार से बीतता रहा। सुख सुविधा और दौलत ने सब कुछ भुला दिया, पर मैं नहीं भूल सका वो अमावस की काली रात। आज भी मेरे लिए हर महीने वो रात काटनी में मुश्किल हो जाती है। अंग्रेज़ों के जाने के साथ ही ज़मींदारी भी ख़त्म हो गई। वो भी अमावस की ही एक काली रात थी जब हवेली के तानों पर पलने वालों ने हवेली पर ही ढाबा बोल दिया। विश्वमोहन कुलश्रेष्ठ और उनके खास तीरमदार इस हवेली में मारे गए। बच गया तो सिर्फ मैं, क्योंकि अब उस भयानक रात की यादें मैं शराब के नशे में भुलाता था। हमले वाली रात मैं अपने दोस्तों के साथ शहर में अय्याशियाँ कर रहा था। सुबह जब नशा टूटा तो मैं वापस सड़क पर आ चुका था। हवेली पूरी तरह से लूटी जा चुकी थी। चारों ओर लाशें ही लाशें। अमावस की रात ने एक बार फिर मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं पूरी तरह से तबाह हो चुका था। मुझसे मेरी बहन की वो मौत सही नहीं जा रहे थे। जैसे तैसे करके मैंने कई साल गुजारे, मगर वो यादें मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहे थे। मेरा दिमाग
अब अपना संतुलन खो रहा था। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं वापस कई सालों के बाद इसी हवेली में लौटा और अब मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। इसके बाद उस पन्ने पर और कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने पूरा नोट पढ़ा और फिर अपने पार्टनर की ओर देखा। वो भी मेरी ही ओर देखे जा रहा था। जिसके बाद हमने बैकअप बुलाया और फिर बॉडी को सीधे पोस्टमार्टम के लिए ले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अमेरिका, लॉस एंजलिस। एक रात बाहर बारिश कहर ढा रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि हाथ को हाथ भी ना सूझे। नीना इस तेज बारिश में अपने ऑफिस से घर को चली थी। वैसे तो हर रोज वो जल्दी ही घर पहुंच जाते थे, पर आज वो जानबूझकर ऑफिस से लेट निकले थे क्योंकि वो अपने हस्बैंड निक्स को मिस कर रहे थे, जो पहली बार काम के सिलसिले से शहर से बाहर गया था। उसने एक शॉर्टकट पकड़ा, पर अजीब बात थी कि रास्ता बिल्कुल सुनसान था। खैर, इस बारिश में और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वो तेज तेज कदमों से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे अपने से बहुत दूर एक साया दिखाई दिया और उसे ये सोचकर चैन पड़ा कि इस माहौल में वो अकेली नहीं है। पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो साया इतना दूर खड़ा होकर भी कब से उसे ही घूर रहा था। इतनी रात गए यूं किसी का घूरना, ये सोचकर ही नीना के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी गति तेज कर दी और जब नज़र उठाकर देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था, पर वो अपने अपार्टमेंट के सामने थे। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गई, पर आज ये खाली घर भी उसे खल रहा था। शादी के बाद पहली बार निक्स शहर से इतनी दूर गया हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए बेडरूम की तरफ देखा, जहाँ बेड की तरफ उन दोनों की तस्वीर थी, जिसमें निक्स उसके सिर को चूम रहा था। नीना फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई और उन दोनों की तस्वीर पर एक साया पड़ा। नीना जब सिर पोंछते हुए बाहर आई, तभी उसके सामने वो तस्वीर जोर से गिरी और उस पर दरारें आ गई। उसने जल्दी से तस्वीर को उठाया और कोई हादसा समझकर उसे वापस टेबल पर रख दिया। वो आईने के सामने आई और बाथरोब की डीप नेक से झांकते हुए उसे कुछ जख्म घूरने लगे जो उसके सीने पर उभर आए थे। साफ लग रहा था जैसे किसी ने जोर से खरोचा हो। नीना का ध्यान तभी उसके पीछे गया और दो लाल आंखें उसे घूरती हुई दिखी। उन आंखों ने जैसे लावा टपक रहा था। नीना ने जल्दी से पीछे की तरफ देखा, पर वहाँ साए साए करती हवा के अलावा और कुछ नहीं था। बस हवा से पर्दे उड़ रहे थे। नीना ने डाइनिंग टेबल पर प्लेट और चम्मच घुमाते हुए नाश्ता किया और निक्स के कॉल का वेट करने लगी। पर जब काफ़ी देर तक कॉल नहीं आया तो वो उठकर बेड पर चली आई और वो फ़ोन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि शायद वो किसी मीटिंग में भी हो सकता था। आधी रात गए उसका फ़ोन बजा और आदतन नीना बड़बड़ाई, निक्स फ़ोन उठाओ। पर निक्स तो वहाँ था ही नहीं। जब काफ़ी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो उठी और निक्स की साइड से फ़ोन उठाने लगी, पर उस तरफ कोई लेटा हुआ था। नीना नींद में भूल चुकी थी कि आज निक्स उसके साथ नहीं है, फिर उसके पास कौन लेटा है। नीना ने कॉल रिसीव किया। ये निक्स था जिसने प्यारी सी मुस्कान के साथ नीना को हेलो कहा, पर नीना ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसकी सांसें तो अटक पड़ी थी। वो तो इस ख्याल से सिहर उठे कि कोई उसके बगल में सो रहा है, वो भी तब जब वो अकेली है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुड़कर एक बार देख ले कि कौन सो रहा है। तभी निक्स बोला, नीना, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नीना के मुंह से मुश्किल से बोल फूटे, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ निक्स। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज़। इस पर निक्स बोला, ओके, मैं आ रहा हूँ। इतना कहते ही नीना ने फ़ोन रखा और धीरे धीरे उस तरफ मुड़ी और उसकी दाईं तरफ लगी ड्रेसिंग टेबल का नज़ारा देखकर उसे लगा कि अभी उसका दिल सीना फाड़ कर बाहर निकल आएगा। निक्स की जगह रजाई में कोई सोया हुआ था। उसकी लाल आंखें चमक रहे थे और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। नीना का दिमाग ब्लैंक हो चुका था। उसे चिल्लाना भी नहीं सूझा और चिल्लाती तो भी कौन ही आता। उसने खुद को कड़ा किया और वापस से वैसी ही लेट गई और कसकर आंखें बंद कर ली। पर तभी उसे अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। वो इस स्पर्श को अच्छे से पहचानते थे। मुझे छोड़ दो जेम्स, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। नीना को अपने ऊपर अभी भी किसी का स्पर्श महसूस हो रहा था और तभी उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई, मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊँगा। नीना जल्दी से बिस्तर से उठी और डर कर कमरे से बाहर की तरफ भागी और रूम को लॉक कर दिया। उसने सबसे पहले घर से भागने का तय किया। वो जल्दी से दौड़ी, पर उससे पहले घर का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया और गेट से लगी नीना को मिरर में एक काला साया दिखाई दिया जिसके सिर से खून टपक रहा था। आंखें पूरी लाल थी और गर्दन थोड़ी मुड़ी हुई। उसकी जीभ लपलपा रहे थे। इतना खौफनाक मंजर देखकर नीना के शरीर में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसे लगा कि उसे किसी ने जकड़ लिया है और उसके शरीर के साथ खेलने लगा है। तभी बाहर घंटी बजी, पर नीना हिल नहीं पा रहे थे। बाहर निक्स किसी अनहोनी की आशंका से डरा खड़ा था। जब काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो उसने बैग को फेंका और खिड़की से अंदर झांका और अंदर का नज़ारा देख उसके होश फाख्ता हो गए। नीना हवा में झूल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। निक्स खिड़की के ग्लास को ज़ोर ज़ोर से पीटता रहा, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। निक्स को अपनी मजबूरी पर गुस्सा और रोना दोनों आ रहा था। वो एक बार फिर से नीना को एक शैतानी रूह से नहीं बचा पा रहा था। नीना अब बिल्कुल बेहोश सी लेटी हुई थी। उसकी आंखों की एक कोर से आंसू टपक गया और तभी ज़ोर से खिड़की का कांच टूटा और सारी क्रियाएं रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस काले साए को खींचकर उस कमरे के अंदर घुस गया और एक पल के लिए एकदम से शांति हो गई और तभी भयानक चीखें सुनाई देने लगी। निक्स टूटी खिड़की से अंदर आ चुका था और नीना को चुप करा रहा था। चीखें इतनी तेज और भयानक थी कि दोनों की रूह तक कांप गई और फिर अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। बाथरूम से टप टप की आवाज़ आ रहे थे, जैसे किसी ने नल का इस्तेमाल किया हो। दोनों डरते डरते अंदर गए और वहाँ का हाल देखा तो नीना ने निक्स को कसकर गले लगा लिया। वहाँ का नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि निक्स और नीना ने आज से लगभग 1 साल पहले देखा था। वो हैलोवीन की रात थी
सारा शहर इस रात को मना रहा था और एक पार्टी इस शहर के बीच चल रहे थे। सब डरावने कॉस्ट्यूम पहनकर चल रहे थे। नीना शांति से रेड वाइन का ग्लास लिए बैठी थी। वो चुपचाप बस वाइन पी रहे थे। उसने देखा कि निक्स के चेहरे पर खुशी थी इस पार्टी को देखकर और वो भी मुस्कुराती। वो बाथरूम के लिए उठी और जैसे ही बाथरूम में घुसी उसने देखा कि वहाँ पर जेम्स और एक लड़की खड़ी थी। जेम्स उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे ऐसा करता देख नीना का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने जेम्स को उस लड़की से अलग कर ज़ोरदार चांटा उसके गाल पर रख दिया। वो लड़की सही हुई तभी जेम्स ने एक टूटे नल को उठाया और नीना पर वार करता उससे पहले ही वो लड़की उसके सामने आ गई और नीना ने देखा कि उसके सर से खून की एक धारा फूट रही थी और देखते ही देखते उसका मृत शरीर फर्श पर गिर पड़ा। जेम्स भागने को हुआ पर नीना ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। उसने उसी नल को उठाया और गुस्से में जेम्स के सिर पर दे मारा। जेम्स उससे अपनी जान की भीख मांगता रहा पर नीना की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। थोड़ी देर बाद फर्श सिर्फ खून से भरा पड़ा था जो जेम्स की मौत का गवाह था। पुलिस आई पर 2 लोगों की मौत देखकर सिर्फ यही पता चला कि दोनों एक दूसरे से लड़ें झगड़ें और फिर इसी लड़ाई में एक दूसरे पर ही वार कर दिया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। नीना का किसी को पता नहीं चला और मामला रफा दफा हो गया।